हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में पढ़ा, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स पढ़ा एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। जो एक पर्सन होता है जब वो 18 प्लस ईयर एज को अचीव करता है तो उसे नेचुरल जो है वोटिंग राइट अकॉर्डिंग इन ए डेमोक्रेटिक नेशन अवेलेबल हो जाता है विथ सम फॉर्मेलिटी। सम जो है उसको डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद उसे जो है वोटिंग राइट अवेलेबल हो जाता है एंड इन इलेक्शन ही कैन कास्ट हिज वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ हिज चॉइस। अब यहाँ पे है कि एक पर्सन है वन वोट है वन वैल्यू का क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं सिटीजन्स के साथ। डिफरेंट एथनिक जो पीपल होते हैं, एथनिक कंपोजिशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी पीपल्स के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं वोटिंग वैल्यू में। जैसे कि फिजी है इस चैप्टर इसमें हम लोग टॉपिक में फिजी एक कंट्री है जिसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे इंडियन जो फिजियन है, यानी वैसे फिजियन जो इंडिया से माइग्रेट किए हैं, उनके जो फोर फादर हैं, एंसेस्टर हैं, इंडिया से माइग्रेट किए एज अ प्लांटेशन वर्कर, एंड सम फिजियन जो फिजी के नेटिव पीपल हैं। इन दोनों के वोट वैल्यू में डिफरेंस है। यदि फिजियन पर्सन है, नेटिव पर्सन है, अगर उसके वोट की वैल्यू 1 है तो टू इंडियन जो फिजियन है, टू इंडियन फिजियन वोट कास्ट करेंगे तब इक्वल होगा, यानी 1 नेटिव फिजियन इक्वल टू 2 इंडियन फिजियन। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अभी एट प्रेजेंट टाइम ऐसा नहीं है, ऐसे मोस्टली जो डेमोक्रेटिक नेशन है ऐसा वहाँ नहीं होता है। जो डिक्टेटोरियल कंट्री हैं वहाँ पे मे बी सम एक्सटेंड में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिक्टेटोरियल कंट्री में वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक पर्सन है उसे वोट कास्ट करने का राइट है तो वह इन अ पार्टिकुलर इलेक्शन, ठीक है, फॉर द इन अ इलेक्शन फॉर वन पोस्ट ही कैन ओनली कास्ट हिज वोट वंस। ठीक है, सिर्फ वो एक बार ही अपना वोट कास्ट कर सकता है। जैसे इंडिया में मान लो कि इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन हो रहा है जिसको हम लोग जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। उसमें एक पर्सन सिर्फ एक ही बार एक कैंडिडेट को वोट कास्ट कर सकता है। बहुत मेनी टाइम्स ऐसा होता है जब हमारे यहाँ इंडिया में जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टेट में भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली के। तो वहाँ पे एक ही साथ लोकसभा का इलेक्शन भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है ना, लोकसभा का इलेक्शन भी कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन कराया जाता है कंडक्ट। दोनों की वोटिंग प्रोसेस एक ही साथ होती है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन है, अगर सिंगल पर्सन है तो वह सिर्फ जो है लोकसभा में वोट कास्ट करेगा, इसमें नहीं करेगा, स्टेट असेंबली नहीं करेगा। नहीं, उस समय वह जो है इस स्टेट असेंबली के लिए भी वोट कास्ट करेगा। मैंने कहा एक आदमी है, उसकी वोटिंग वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 वोट कास्ट करेगा फॉर अ पार्टिकुलर पोस्ट। एक पोस्ट के लिए अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें करेगा। सैमल्टेनियसली अगर 2 डिफरेंट सिस्टम के लिए वोटिंग हो रही है तो वो मल्टीपल जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें वोट कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में वो अपना एमपी का मेंबर इलेक्ट करता है, जब स्टेट असेंबली होता है तो उसमें वो एमएलए को रिप्रेजेंट इलेक्ट करता है, दैट्स वाई वह एमपी को भी वोट कर सकता है और एमएलए को भी वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन एक पोस्ट के लिए जो इलेक्शन है उसमें सिंगल टाइम ही वह कर सकता है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। देयर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा
किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो वुमेन्स थी उनको कोई भी थ्रू आउट द 19th सेंचुरी वुमेन्स ने वोटिंग राइट के लिए फाइट किया, प्रोटेस्ट किए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। मेनी नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन थे इन फ्रांस जिनको कि वोटिंग राइट नहीं दी गई थी, ठीक है। सिर्फ उन्हें एक्टिव और पैसिव सिटीजन में डिवाइड कर दिया गया था। जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को वोटिंग राइट था। उसी तरह से अगर हम लोग सऊदी अरबिया में देखें तो सऊदी अरबिया में भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट सभी को अवेलेबल नहीं होता है। इन सऊदी अरबिया, ठीक है, वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया कंट्री है। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट टू गेट राइट वोटिंग राइट। इस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है, रशियन इथनिसिटी के जो लोग हैं इस्टोनिया में रहते हैं, उनको जो है सिटीजन वोटिंग राइट उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि रशियन जो इस्टोनिया में रहते हैं वे लोग इलेक्शन प्रोसीड्यूर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह फिजी में भी है। ओके, इलेक्टोरल सिस्टम इस प्रकार से है कि द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी, जो नेटिव फिजी हैं उनकी जो वोट है मोर वैल्यू है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। डेमोक्रेसी में ऐसा जो है नहीं होता है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ईच एंड एवरी एडल्ट हु अचीव देयर 18 ईयर ऑफ एज, उसे जो है वोटिंग राइट अवेलेबल हो जाता है, जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है ना। एक पर्सन है, उसके पास एक समय पे एक ही वोट, एक पोस्ट के इलेक्शन के लिए एक वोट देने का राइट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 काउंट होगी। ओके, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, ठीक है। जो भी कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड ऑल पॉलिसीज, रूल्स एंड गवर्निंग सिस्टम आर गाइडेड बाय दैट कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन अ डेमोक्रेटिक नेशन सिटीजन्स हैव provided some fundamental right, okay, in some, जिसको कि हम लोग ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, एंड इन वेरियस कंट्री हम लोग फंडामेंटल, जैसे जो ह्यूमन राइट्स हैं जिसे हम लोग इंडिया में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट के बाद से ये सभी चीज़ें जो स्टोरी है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए हैं, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, रूल ऑफ लॉ क्या है और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होता है, ठीक है ना, और राइट का रेस्पेक्ट, जो राइट्स हैं उसके रेस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए। एक यहाँ पे जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिम्बाब्वे रूल्ड बाई, ठीक है ना, JANU-PF, ये पार्टी है एक, ठीक है, और इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री। ही इज़ पॉपुलर बट also uses unfair practices in election। जो JANU-PF पॉलिटिकल पार्टी है, इसके चीफ कौन है, रॉबर्ट मुगाबे। और सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे सेम पार्टी रूल कर रही है, एंड सेम पर्सन दैट इज रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, एवरी टाइम वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, वेरी पॉपुलर लीडर। इलेक्शन में उनको जो है वोट एवरी एट रेगुलर इंटरवल, जो भी उनका सिस्टम है इलेक्शन कंडक्ट करने का जो टाइम इंटरवल है उस पर इलेक्शन होता है, एंड इन एवरी इलेक्शन ही इमर्ज्ड एज विक्टोरियस बट नॉट इन फेयर मीन्स, ड्यू टू वेरी अनफेयर मीन्स वो जो है जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी पार्टी होती हैं उनको मार दिया जाता है या उनको अलाउ नहीं किया जाता है, या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके साथ ही बहुत सारी तरह की रिगिंग कर दी जाती है, जो वोट काउंटिंग है उसको रिगिंग किया जाता है, और जो ऑफिशियल हैं, मशीनरी हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, वो
गवर्नमेंट के साथ मिक्स होकर के जो है बहुत तरह की जो अनफेयर मीन्स जो इलीगल एक्टिविटी है उसके थ्रू रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को विन कर जाते हैं। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय JANU-PF पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी हैं, वर्कर होते हैं, ये हरास्ट मतलब उनको मारा जाता है, धमकाया जाता है। उनकी जो अगर कोई कैंडिडेट है जो JANU-PF पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसे फोर्सफुली अपनी कैंडिडेंसी को विथड्रॉ करना पड़ जाता है, उसके साथ ब्लैकमेलिंग या डराया धमकाया जाता है उसको, तो हरास्ट किया जाता है। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, जो भी वो लोग वोटिंग के लिए अपना इलेक्शन जो इलेक्टोरल प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करते हैं, मीटिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है वो लोग डिसरप्ट कर देते हैं। डिसरप्ट करेंगे क्या, जो अपने पार्टी वर्कर को भेज करके वहाँ पे मारपीट होगी, क्वेरलिंग करेंगे लोग, ठीक है। जो रैली वगैरह होते हैं उसको परमिशन ही नहीं देंगे, इस तरह से। पब्लिक प्रोटेस्ट जो है एंड डिमोन्स्ट्रेशन, जो पब्लिक प्रोटेस्ट है और डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इलीगल कर दिया गया जिम्बाब्वे में, ठीक है ना। पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है इलीगल कर दिया गया। जब इलीगल हो गया तो आपके अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो तो फिर आपको कॉन्स्पायरेसी के लिए या क्रिटिसिज्म के लिए वेरी चार्जेस जो है, आपको पुलिस चार्जेस, उस पर क्रिमिनल चार्जेस इम्पोज कर देंगे और फिर आपके साथ जो है वहीं लीगल हरासमेंट होगा, आप जेल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा हो रही थी और रॉबर्ट मुगाबे इन्हीं सब चीज़ों को करके ऐसे फोर्सफुल एंड इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, अनफेयर मीन्स के थ्रू वहाँ पे कंटिन्यूसली सिंस इंडिपेंडेंस कंटिन्यूस इलेक्शन जो है विन कर रहे थे। जो जिम्बाब्वे में टेलीविज़न एंड रेडियो हैं वो सभी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। मीन्स कि टीवी पे, टेलीविज़न पे क्या दिखलाया जाएगा, रेडियो पे क्या ब्रॉडकास्ट होगा, कौन सा अगर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो न्यूज़ का कंटेंट क्या होगा, ये सभी चीज़ें विदाउट कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट रेडियो और टेलीविज़न चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते थे। तो जिम्बाब्वे में सब कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, रेडियो एंड टेलीविज़न। उसके बाद जो न्यूज़पेपर थे, न्यूज़पेपर में भी क्या पब्लिश होगा, क्या नहीं पब्लिश होगा, गवर्नमेंट के बारे में आप लिख रहे हो तो गवर्नमेंट क्या बताना चाहती है, क्या पब्लिश कराना चाहती है, ये सभी चीज़ें विदाउट कंसल्टेंस विथ गवर्नमेंट, ठीक है ना, विदाउट कंसल्ट विथ गवर्नमेंट आप कोई भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिवन ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन। रूलिंग पार्टी वर्जन मतलब जो रूलिंग पार्टी है अर्थात JANU-PF पार्टी, ये जो कहेगी वही रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होगा, वही टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होगा। जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, ठीक है, आर देयर, बट कुछ इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर हैं वो गवर्नमेंट उनको जो है बहुत ज़्यादा हैरास करती थी। अर्थात अगर कोई पर्सन, कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन हाउसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश करती थी तो उनको बैन कर दिया जाता था, या उनके ऑफिस को बहुत तरह के केसेस उनके ऊपर चार्ज कर दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हरास किया जाता था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को। दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। अगर वहाँ की जो कोर्ट है, चाहे कोई भी हाईएस्ट कोर्ट हो या लोअर कोर्ट, कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट देते थे तो गवर्नमेंट उसको जो है, रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर कर देते थे, फॉलो नहीं करते थे। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि फिर जो फॉलो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, जैसे इंडिया में होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देती है तो जो लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी हैं जैसे पुलिस अरेंजमेंट है, ये सभी लोग क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं लोगों को, जाते हैं अरेस्ट करने, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन जिम्बाब्वे सभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरीज थी, ये सभी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थी और सरकार गवर्नमेंट से, रॉबर्ट मुगाबे से मिल करके सब लोग चलते थे, ठीक है। तो वो ऐसा होने ही नहीं देते थे। दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है वहाँ की कोर्ट के, जिम्बाब्वे की कोर्ट के जो
जो भी ऑर्डर होता था, जो जजमेंट होता था, उसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है, जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट्स एंड हैज़ प्रिज्यूम्ड जजेस। ठीक है ना, क्या करते थे, जजेस को जो है प्रेशराइज कर देते थे उनको, या जो अगर जज गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरह का वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, किसी न किसी कोई ना कोई झूठा चार्ज जो है लगा करके उसके ऊपर। तो इस तरह से अब इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि इन जिम्बाब्वे जो रूल ऑफ लॉ है वो बिल्कुल नथिंग, जीरो के इक्वल है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहाँ का जो लीडर है, गवर्नमेंट है, रॉबर्ट मुगाबे, वो जो कहता है वही होता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ मीन्स कि जो भी सिस्टम है वो जो प्रिस्क्राइब्ड रूल है, जो एस्टेब्लिश्ड रूल है, उसको फॉलो किया जाना। एंड राइट्स, रेस्पेक्ट फॉर राइट, सिटीजन का वहाँ पे कोई राइट नहीं है। जैसे वोटिंग राइट है, तो सिटीजन के वोटिंग राइट का कोई रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, आप वोट रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट भी वोटिंग करोगे तो भी रॉबर्ट मुगाबे ही विन करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से राइट्स का जो रेस्पेक्ट है उसको एबोलिश कर दिया गया, राइट्स के रेस्पेक्ट को नहीं माना जाता था। डेट मीन्स कि वहाँ पे फंडामेंटल जो राइट्स है सिटीजन के, उसके कोई मायने नहीं थे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं था इन जिम्बाब्वे। एंड इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे एक जो है रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। In this case, government is not democratic. There is no citizens' basic right, no political opposition, and no judiciary. Democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो कैसे रूल होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेटअप होता है, अंडर दैट लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल, आइदर रिटेन और नॉट रिटेन। ठीक है ना, ये सेट ऑफ रूल होते हैं एंड विद अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ दिस प्रिस्क्राइब्ड एंड सेट रूल्स जो कंट्री है, लीडर्स कंट्री को गवर्न करते हैं। ठीक है, एंड इसमें फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड होता है सिटीजन का, और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है जो कंट्री को गवर्न कर रही है, वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स नहीं जा सकती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री होती है उन्हें ये फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई जिम्बाब्वे इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन। अब आता है कि क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, तो इसके फेवर में देखिए दो जो लॉजिक हैं। एक तो कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी, और बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो लीडर्स थे, थिंकर्स, स्कॉलर्स, उन्होंने जो है फॉर डेमोक्रेसी के फेवर में भी आर्गूमेंट दिया। तो हम लोग दोनों को यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे जाएंगे। तो आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट पहले हम लोग आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए या लोग क्यों डेमोक्रेसी को अपोज कर रहे थे। सम जो कंसेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जो डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ कंसल्टेशन इन्वॉल्व होता है फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वेरियस इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इन मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्क को जो भी डिसीजन लेना होता है वो किसी और से उसको कंसल्ट नहीं करना पड़ता, आइदर पब्लिक और एनी इंस्टीट्यूशन। जो डिसीजन मोनार्क ने लिया वो ले लेता है। तो इससे एक चीज़ होता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एंड इन मोनार्कियल सिस्टम, इन ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो डिसीजन है वो क्विक होता है। समटाइम्स जो क्विक डिसीजन है वो बेनिफिशियल भी होता है, समटाइम्स जो है नॉन बेनिफिशियल नहीं भी होता है। अब ये टोटली जो ऑटोक्रेटिक कंट्री होते हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स इफ़िशिएंट प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन यह कम्प्लीटली डिपेंड करता है वहाँ की उस कंट्री के मोनार्क पे कि उसका मोटिव कैसा है। अगर मोटिव उसका पब्लिक फेवर का है, पब्लिक को वह फेवर करने के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए डिसीजन लेता है, तो वो बहुत अच्छा उसके लिए प्रूव होगा। लेकिन अगर ऑटोक्रेटिक किंग जो ऑटोक्रेट है पब्लिक वेलफेयर को नेग्लेक्ट करके डिसीजन लेता है,
तो फिर वह क्या हो जाएगा, डिजास्टर भी प्रूव हो सकता है कंट्री के लिए, नेशन के लिए। लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम मे बी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ज़्यादा समय लगता है, बट फाइनली बेस्ट डिसीजन जो है लिया जाता है इसमें, क्योंकि लॉट ऑफ कंसल्टेशन इनमें जो है इन्वॉल्व होता है। सोसाइटी के ईच एंड एवरी सेक्शन का उसमें व्यू लिया जाता है, तब जाके हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो एक तो ये चीज़ था, ठीक है। तो पढ़ते, पहला जो आर्गुमेंट है लोगों ने दिया, लीडर कीप चेंजिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी में लीडर्स जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को बढ़ता है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में। क्योंकि इन डेमोक्रेसी एट रेगुलर इंटरवल इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट टाइम में भी सरवाइव कर पाए, या गवर्नमेंट उसको पब्लिक इलेक्ट करे, हो सकता है कि उसको चेंज कर दे पब्लिक। तो इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके जितने भी डिसीजन होते हैं उसको ओवरटर्न करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं उसको न्यू गवर्नमेंट, जो अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, वो ओवर रूल कर देती है, एबोलिश कर देती है उसको। तो इससे तो एक टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पब्लिक वेलफेयर का वर्क रुक जाता है, और एक तरह से पॉलिटिकल केओस जो है क्रिएट हो जाता है इन कंट्री। दैट्स वाई इसको जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इससे क्रिएट होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारे डेमोक्रेसी में भी, जब कोलिशन गवर्नमेंट होता था तो बहुत सारे डिसीजन पे जो है हम लोग कंक्रीट स्टेप, एक सॉलिड स्टेप या डिसीजन नहीं ले पाते हैं हमारे जो लीडर्स हैं। दूसरा जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और सभी पार्टी चाहती है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बने, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें पब्लिक को एक्चुअल व्यू या राइट थिंकिंग, राइट फिलोसफी या राइट पार्टी को, एक जो सही पार्टी है, कौन सी पार्टी उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, ये चॉइस जो है पब्लिक कंफ्यूज होकर के नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड पावर प्ले, ठीक है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सभी क्या करते हैं, पावर गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वे लोग वेरियस जो है ट्रिक्स यूज़ करते हैं, पब्लिक को जो है डिसेप्शन का, फॉल्स प्रोमिसेस करके, और किसी तरह से अगर वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वहाँ पे जो है करप्शन का जो है या फिर पावर प्ले का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब वहाँ पे जो मोरालिटी है, मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पब्लिक, वो सभी जो है ख़त्म हो जाता है, उसका कोई स्कोप नहीं बचता है। थर्ड जो है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है ना। दे हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की ही बात करें तो पार्लियामेंट में जो भी लॉ फ्रेम किया जाता है, बिल प्रेजेंट किया जाता है, पहले वह 2 हाउस से पास होगा, 2 हाउस में पास होने के लिए उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो मेनी फॉर वेरियस जो है टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम दोनों हाउसेज में जो है ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, विदाउट डिस्कशन, विदाउट डिबेट और विदाउट पासिंग। अगर वन हाउस से कभी पास हो जाता है तो अनदर हाउस में जाकर के उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट भी समटाइम्स तक उनको राइट है रोकने का, रोक सकते हैं। अगर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया तो मे बी अगर वह अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है या अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ सिटीजन है और डज नॉट कम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। सो इस तरह से ये सभी प्रोसेस फॉलो करने में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन जो है स्पेंड होता है, लॉट ऑफ टाइम स्पेंड हो जाता है, जिसके वजह से जो है पॉलिसी मेकिंग में डिले हो जाता है। जो फोर्थ आर्गुमेंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो इंडियन पीपल के बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं।
देखते हैं हम लोग बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं जो फॉरेन से पढ़ के आते हैं, वो पूरी ज़िंदगी बाहर अपना फॉरेन कंट्री में स्पेंड किए रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आकर के वो किसी बड़ी फैमिली के मेंबर होते हैं या किसी लीडर के सन होते हैं, तो वे लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं। जो हमारे बीच नहीं है, जो हम इंडियन पब्लिक के साथ नहीं रह रहा है, जो पुअर पीपल हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनके साथ जो टाइम स्पेंड नहीं करता है, वह उनके एक्चुअल प्रॉब्लम को तो नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में यह एक जो है प्रॉब्लम होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है नेटिव पीपल का, जो सिटीजन है उनका, वो नहीं पता होता है लीडर्स को, जो कि एक बैड डिसीजन को लीड्स करता है। यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल, ठीक है, लीडर्स कभी कभी जो है बहुत ही बैड डिसीजन लेते हैं जो सिटीजन को फेवर नहीं करता है, बट दैट डिसीजन कम्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसे पास भी कर दिया जाता है, वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के रूप में वो जो है क्या होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। फिफ्थ जो आर्गूमेंट है अगेंस्ट डिसीजन कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, क्योंकि पब्लिक को बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, वोट कलेक्ट करने होते हैं, वोटिंग वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक करे, तो इसके लिए बहुत सारे वो जो है मेथड यूज़ करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, और फिर बाद में इसी मनी को जो है वो थ्रू करप्शन कलेक्ट करते हैं, अपना मनी जो है गेन करते हैं। लास्ट जो आर्गूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। ठीक है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं होता है फॉर मार्केट, फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर रूलिंग सिस्टम, फॉर आवर पॉलिटिकल पार्टीज़, वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लोग जो क्या उनके लिए सही है ये नहीं जान पाते हैं, जिसके वजह से ठीक है कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं और रॉन्ग लीडर या रॉन्ग कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, जो कि रॉन्ग एक अनवांटेड या फिर ट्रिचरस गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वो पीपल्स विल के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये जो 6 पॉइंट हैं ये आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्गूमेंट भी हैं जो डेमोक्रेटिक रूल्स को इनकरेज करते हैं और किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के लिए उसको इनकरेज करते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मोरल अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिटीजन्स के टुवर्ड्स द सिटीजन होता है, क्योंकि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट पीपल आर गवर्नड बाय देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जिसको वे लोग जिस कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वही कैंडिडेट गवर्नमेंट फॉर्म करके उनको रूल करते हैं। दैट्स वाई ये रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल, मोरल अकाउंटेबिलिटी जो है टुवर्ड्स द सिटीजन होता है इन डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए वर्क नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो इन नेक्स्ट इलेक्शन गवर्नमेंट पब्लिक क्या करेगी, प्रेजेंट गवर्नमेंट को इलेक्शन अगेंस्ट इलेक्शन जो वोटिंग अगेंस्ट वोटिंग करके उनको हटा भी सकती है, एंड दूसरी पार्टी को जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराएगी। दूसरा जो आर्गूमेंट है फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाउ कैन डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द quality of decision making? Because of lot of consultation. In a democracy, all sectors of society, representative of all section of society participate करते हैं, decision making process में participate करते हैं, and decision is taken by lot of discussion, ठीक है, in parliament, in public domain, ठीक है। that's why जो है एक अच्छा क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होता है इसमें। जो थर्ड आर्गूमेंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड ऑफ डील विथ डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्ट। जो सोसाइटी में
डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के बीच जो डिफरेंसेज होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको सॉल्व करने में डेमोक्रेसी एक बेटर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई जो है ये अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए। जो फोर्थ आर्गुमेंट है, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, क्योंकि डेमोक्रेसी में वेरियस फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इंडिया में भी 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड ही किए जाते हैं ईच एंड एवरी सिटीजन को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। सो डेमोक्रेसी सिटीजन्स के डिग्निटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ठीक है ना। लास्ट जो आर्गुमेंट है वह है कि डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारे जो मिस्टेक्स हैं उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का अलाउंस प्रोवाइड करती है। जैसे कैसे करती है ये, अगर हमने माना कोई जो सिटीजन है वो एक गवर्नमेंट पार्टी को वोट करके मेजॉरिटी उसको अचीव कराए और वह जो पार्टी है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करती है, अगर वह पार्टी पीपल्स मैंडेट के अगेंस्ट, पीपल्स मेजॉरिटी के अगेंस्ट जा कर के काम करती है, पीपल वेलफेयर के अगेंस्ट जा कर के काम करती है, वर्क करती है, ठीक है, और पीपल्स जो सिटीजन है उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करती है, तो पब्लिक इन नेक्स्ट इलेक्शन उस पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करके दूसरी पार्टी को जो उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का प्रॉमिस करता है उस पार्टी को वे लोग वोट करते हैं और वो पार्टी मेजॉरिटी अचीव करती है तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लेती है। दैट्स वे इस तरह से हम डेमोक्रेसी में अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करते हैं। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़ने के बाद हम जो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे चलते हैं। हमने बेसिक जो मीनिंग देखा डेमोक्रेसी का क्या है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स। ठीक है, इन डेमोक्रेसी यहाँ पे हम लोग ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे। कह रहा है कि मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स a system in which rulers are elected by government and the all members of ruling party are elected by citizen. So citizen in this system of democracy governed by their own representative, यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पीपल गवर्न themselves in representative democracy by through representation. Okay, तो where majority is allowed to take decision on behalf of all the people. जो भी मेजोरिटी यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, जो मेजोरिटी जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स नंबर होते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, वो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल डिसीजन लेता है। मेजोरिटी पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. कोई भी डिसीजन डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है आफ्टर लॉट ऑफ कंसल्टेशन विथ होम, विथ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजन, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उससे अफेक्टेड कौन होगा, सिटीजन। तो सिटीजन के साथ कंसल्ट करके, अब सिटीजन के साथ कंसल्ट कैसे किया जाता है, वेरियस मेथड होता है, या अगर या तो पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होता है तो पार्लियामेंट में ऑल पीपल जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो उस पर अपनी अपनी जो व्यूज़ है वो प्रेजेंट करते हैं। तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी क्या है, सिटीजन्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो सिटीजन्स के व्यू को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। या फिर रिफरेंडम के थ्रू, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको रिफरेंडम के थ्रू डायरेक्ट मैसेजिंग येस या नो में करा दिया जाता है, उससे भी कंसल्टेशन होता है। या लॉट ऑफ डिबेट होता है इन न्यूज़पेपर, मीडिया पर्सन, न्यूज़ चैनलों पे, तो उसमें भी पब्लिक पार्टिसिपेट करके अपना जो है व्यूज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। सो जो भी डिसीजन होता है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ विथ द कंसल्टेशन ऑफ पब्लिक होता है। डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम अपने लाइफ के साथ किसी भी स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं उसको।
ठीक है ना। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें हम डेमोक्रेसी कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन है हम वोटिंग करके, लाइक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें टोटल 100 एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना, 100 एम्प्लॉई है। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन लिया, किसी भी तरह का जो है डिसीजन लिया, और वो सोचा कि पब्लिक से जो एम्प्लॉई हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या चाहते हैं। तो अगर कोई भी डिसीजन होगा, क्वेश्चन होगा, उसको पूछा जाएगा, तो इसमें से जो लोग जैसा आंसर देंगे वही मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो प्रिंसिपल है कंसल्टेशन का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत वेरियस पीपल को इंक्लूड करने का, कंसल्ट करने का, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा हम लोग का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी चैप्टर। यहाँ पे यह चैप्टर जो है एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने बुक को एक बार रीड करेंगे, उसके बाद फिर से इस लेक्चर को देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।